Metastasis is the leading cause of cancer-related death. Cancer kills because cancer spreads. For example, the 5-year survival rate for women with localized breast cancer is nearly 99%, but that drops to just 27% in those with metastasized cancer. तो कहते हैं कि कैंसर जो है वो एक जगह में जब रहता है तो कैंसर से डेथ नहीं होती। कैंसर से डेथ तभी होती है जब कैंसर हमारे शरीर में फैलता है। जैसे कि जिन लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनका अगर कैंसर वहीं रहे, यानी कि जहां पहली बार गांठ बनी थी कैंसर की, अगर वहीं रहे और फैले ना शरीर के बाकी भागों में, तो 5 साल में 99% जो लेडीज हैं वो जिंदा रहती हैं। लेकिन जिन विमेन में ये कैंसर शरीर के दूसरे भागों में फैल जाता है, उनका 5 साल तक जिंदा रहने का जो रेट है वो घट के 27% सिर्फ रह जाता है। यानी कि 70% से ज्यादा जो लोग हैं उनकी मौत हो जाती है। यानी कि साफ साफ कैंसर फैलने से ही लोगों की मौत होती है। Cancer. Yet our ability to effectively treat metastatic disease has not changed significantly in the past few decades. लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि यदि कैंसर से होने वाली मौत का कारण कैंसर फैलना है, तो इतनी जो हमने रिसर्च की, इतने दशकों तक हमने जो रिसर्च की, उस रिसर्च से हम आज तक कैंसर के फैलने के रेट को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाए। और यही कारण है कि कैंसर जो है वो उस पे हम आज तक काबू नहीं कर पाए, और कैंसर से मौतें उसी रेट से आज भी हो रही हैं, बल्कि कैंसर बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है आजकल और फैल भी अधिक रहा है। You know, things are getting desperate when there are papers like this, targeting metastasis with snake toxins. Now, we do have built-in कहते हैं आप समझ सकते हैं कि हम कितने डेस्परेट हो गए हैं मेडिकल साइंस में, कि हम कितना मायूस हो गए हैं कि हमें बहुत अच्छा कैंसर को फैलने से रोकथाम करने का इलाज हमारे पास बहुत अच्छा नहीं है। जब हम ऐसी रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, क्या सांप के जहर से कैंसर को फैलने से रोका जा सके, तो उन्होंने कहा लेकिन हमें मालूम है कि कैंसर को फैलने से रोकने के लिए हमारे अपने शरीर में एक इम्यूनिटी होती है, एक आत्मरक्षक, एक विशेष प्रकार के सेल होते हैं जिनका नाम है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल मतलब कोई चीज जो नेचर ने बनाई हो, एक्सक्यूज मी, और और किलर सेल का मतलब जो मार सके। defenses. तो ये जो नेचुरल किलर सेल होते हैं, जो नेचर ने कैंसर मारने के लिए जो सेल बनाए हैं, ये हमारी मदद करते हैं। Natural killer cells that roam the body, killing off budding tumors. And I have videos on boosting natural killer cell activity. But as I explained in the last video, there's a fat receptor called CD36 that appears to be essential for cancer cells to spread. And these cancer cells respond to dietary fat intake. तो कहते हैं कि नेचुरल किलर सेल तो है ही हमारे शरीर में, जो कैंसर के जो सेल्स हैं उनको मारने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। लेकिन हमें ये पता चला है कि जो कैंसर फैलता है, वो स्पेसिफिकली जो कैंसर फैलता है उसमें ये CD36 जो सेल्स हैं, इनकी एक्टिवेशन से ही कैंसर फैलता है। और इन सेल्स को एक्टिवेट क्या करती है? इन सेल्स को एक्टिवेट करता है फैट। और कौन सा फैट एक्टिवेट करता है? स्पेसिफिकली एनिमल से आने वाला फैट और पाम ऑयल से आने वाला फैट। But not all fat. CD36 is upregulated by palmitic acid, as much as a 50-fold increase within 12 hours. Palmitic acid is a saturated fat found in junk food made from palm oil, but तो कहते हैं कि ये जो CD36 कैंसर को फैलाने वाला जो सेल है, इसको जो फैट एक्टिवेट करता है उसमें नंबर 1 है पाम ऑयल का फैट। और ये जो पाम ऑयल का फैट है, ये 50% गतिविधि CD36 की तेज कर देता है, यानी कि डबल कर देता है CD36 की, कैंसर फैलाने वाले सेल्स की गति डबल कर देता है मात्र 24 घंटे में।
तो यानी अगर किसी को कैंसर है, तो आप देखिए उसके लिए कितना खतरनाक है कि अगर वो कोई भी फ्राइड फूड खाए, तो उसको कोई फ्राइड फूड नहीं खाना है, कोई डब्बे का खाना नहीं खाना है, दाल-मोठ, भुजिया, गोलगप्पे, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राई, पिज़्ज़ा ये सब कुछ नहीं खाना है। इन सब के अंदर पाम ऑयल होता है क्योंकि फ़ास्ट फूड का मंत्र ही पाम ऑयल है, क्योंकि ये सस्ता होता है और इसमें फ्राई करी हुई चीज़ें ज़्यादा समय तक रुकी रहती हैं। और बहुत अधिक मात्रा में ये जो पाम ऑयल है, ये और कहाँ मिलता है? जो पाम ऑयल एक तो हमें मिलता है प्योर पाम ऑयल में, बट सिग्निफिकेंट अमाउंट कहाँ मिलता है? मीट में मिलता है और डेयरी में मिलता है। और डेयरी का 50 टू 60% ऑफ जो फैट है, वो यही पाम ऑयल है। और क्यों है? क्योंकि ये उनके फीड में मिला हुआ होता है। But it's most concentrated in meat and dairy. This may explain why meat and dairy. This may explain why food made from palm oil, but it's most concentrated in meat and dairy. This may explain why if you look at dietary fat and breast cancer mortality, तो कहते हैं ये जो फैट है हमें पाम ऑयल में तो मिलता ही मिलता है, साथ में सबसे ज़्यादा जो उसकी कॉन्सन्ट्रेशन होती है, वो होती है मीट में और दूध से आने वाली चीज़ों में। तो कोई भी कैंसर का पेशेंट जो है, उसको अगर अपने कैंसर को फैलने से रोकना है, तो ये कॉमन सेंस है कि उसका दूध, मीट, अंडा, मच्छी हमें बंद करना ही होगा, नहीं तो पाम ऑयल के जो कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म इन चीज़ों में हमें मिलता है, ये CD36 सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे और इन्हीं सेल्स के कार्यरत होने से कैंसर पनपता है और दूर-दूर तक बहुत तीव्र गति से फैलता है। तो ये प्रॉब्लम है, उन्हें दूध, मीट, अंडा, मच्छी बंद करना है और साथ में फ्राइड फूड बंद करना है, फास्ट फूड बंद करना है, स्नैक्स बंद करने हैं। there was no difference in risk of breast cancer specific death for women in the highest versus lowest category of total fat intake. But you're about 50% more likely to die of breast cancer if you eat a lot of saturated fat. तो उन्होंने कहा जब उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को देखा और उनको 2 कैटेगरीज़ को एनालाइज़ करा जो कि सेम मात्रा जो है वो अ, फैट की खा रहे थे तो कोई डिफरेंस नहीं था अ, कि सॉरी एक ज़्यादा फैट ले रहे थे और एक कम फैट ले रहे थे। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कैंसर कैसे फैला। लेकिन फ़र्क पड़ा जब हमने सैचुरेटेड फैट की मात्रा देखी। जो लोग सैचुरेटेड फैट अधिक ले रहे थे, वो ब्रेस्ट कैंसर से डबल रेट से उनकी मृत्यु हो रही थी। और जो लोग सैचुरेटेड फैट कम ले रहे थे, उनकी जो कैंसर के फैलने की प्रक्रिया थी, वो 50% कम हो गई थी और क्योंकि ये कम हो गई थी, इसलिए उनका डेथ रेट भी 50% कम हो गया था। The systematic review and meta analysis conclude that saturated fat intake negatively impacts upon breast cancer survival. This may explain why intake of तो कहते हैं कि जो स्टडी की गई इससे पता लगाया कि सैचुरेटेड फैट जो था वो कल्प्रिट था, वो जो था नुकसान दे रहा था कैंसर में और सैचुरेटेड फैट के कारण ही क्योंकि सैचुरेटेड फैट से क्या हो रहा था, वो CD36 सेल्स जो थे वो ट्रिगर हो रहे थे, वो ऑन हो गए थे और फिर वो तीव्र गति से कैंसर को सारे शरीर में फैला रहे थे। तो सैचुरेटेड फैट आता कहाँ से है? सैचुरेटेड फैट आता है दूध से, मीट से, फिश से, अंडों से और घी से, वो भी सारा सैचुरेटेड फैट है। तो ये चीज़ें कैंसर के लिए बेहद हानिकारक हैं। high fat dairy, but not low fat dairy, was related to a higher risk of mortality after a breast cancer diagnosis. तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने हाई फैट दूध दिया लेडीज़ को जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, उनका कैंसर तीव्र गति से फैला और जिनको लो फैट दूध दिया, उनका कैंसर जो था वो कम गति से फैला क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट जो था वो कम था। तो ये हमने देखा। तो अब क्या हुआ कि देखिए कैंसर फैलने में सैचुरेटेड फैट का रोल है। उसमें जो था वो लो फैट जो दूध था,
उसने जो है कैंसर फैलने में ज़्यादा नुकसान नहीं किया। लेकिन कैंसर स्टार्ट कैसे होता है, उसके 10 से 12 अलग-अलग तरह के पाथवेज़ होते हैं, अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ होती हैं हमारे शरीर में जो कैंसर को स्टार्ट करती हैं। और जब हम ये चीज़ें देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके हर स्टेप के ऊपर एनिमल प्रोटीन जो है वो ट्रिगर करता है, यानी कि उस पाथवे को ऑन करता है, जो इस स्ट्रीम के एंड में मैं आपको एक छोटा-सा वीडियो दिखाऊँगी। तो यानी कि स्टार्ट एनिमल प्रोटीन करेगा और उसको फैलाएगा एनिमल फैट। तो दोनों ही चीज़ें बेहद नुकसानदेह हैं। If it was the dairy protein, like casein, that was a problem, the skim milk might be even worse. But no, it was the saturated butterfat. Maybe because it triggered the CD36 induced cancer spreading mechanism? Women who consumed one or more servings per day of high fat dairy had about a 50% higher risk of dying from breast cancer. We see the same thing with dairy intake in relation to prostate cancer survival. Drinking high fat milk appeared to increase the risk of dying from prostate cancer by as much as 600%. तो देखिए कितनी बड़ी बात है, वो कह रहे हैं कि अगर कोई दूध पी रहा है और दूध जो है वो फुल फैट का दूध पी रहा है, तो क्या हो रहा है कि उस लेडीज के अंदर 64% यानी कि 60% से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर से मर जाएँगी, यानी कि उनका ब्रेस्ट कैंसर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। क्यों? और वही बात प्रोस्टेट कैंसर में है। प्रोस्टेट कैंसर में अगर कोई इस तरह से दूध पी रहा है, तो उसको स 600% 6% नहीं, 600% उसके चांसेस हैं कि उसका जो प्रोस्टेट कैंसर है, वो उसकी जान ले लेगा, यानी कि किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं होगा। फिर भी जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है, जिन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर है, या किसी भी तरह का कैंसर है, हम कहाँ सुनते हैं किसी भी डॉक्टर से कि आप दूध पीना बंद कर दीजिए। हम नहीं सुनते हैं। सब कहते हैं कि जी, बल्कि उल्टा कहते हैं कि अब आपको कैंसर हो गया है, अब आपको अच्छे डाइट की ज़रूरत है, तो आप दूध लीजिए, आप पनीर खाइए, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, और दही लीजिए, आपको प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत है। मतलब बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है, जबकि हमारा रिस्क कैंसर से मरने का 600% तक बढ़ जाता है। तो सरासर हमारी बहुत हानि हो रही है और हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान मिल रहा है इस तरह की इन्फॉर्मेशन से। और फिर यही लोग पिज़्ज़ा खाते हैं जिनको कैंसर है। पिज़्ज़ा में तो 70% जो चीज़ है, दैट इज़ नट वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एनिमल फैट है, सैचुरेटेड फैट है। तो पिज़्ज़ा से ज़्यादा ज़हरीली चीज़ तो कैंसर पेशेंट के लिए सपने में भी कोई नहीं हो सकती कि 70% सैचुरेटेड फैट वो खा रहे हैं, और जबकि उनकी CD36 सेल्स को एक्टिवेट करने वाली जो चीज़ है, वो सैचुरेटेड फैट है, और घी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। In patients with localized prostate cancer. But low fat milk was not associated with such an increase in risk, so it seemed to be the animal fat rather than the animal protein. And this is consistent with what Harvard researchers found in the United States. More evidence. यहाँ फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ हम सिर्फ़ और सिर्फ़ बात कर रहे हैं कैंसर के फैलने की जो गति है, उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ हम कह रहे हैं कि एनिमल फैट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कैंसर बनता कैसे है? उसके जो 8 से 10 से जो 12 डिफरेंट पाथवेज़ हैं, हर पाथवे के ऊपर जो है एनिमल प्रोटीन जो है उसको ट्रिगर करता है। तो दोनों चीज़ें आपस में, प्रोटीन भी और फैट भी। प्रोटीन कैंसर बनाता है, जैसा हमने डॉक्टर टी. कोलन कैम्पबेल के वीडियोज़ में भी, एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि सिर्फ़ एनिमल प्रोटीन को जब हम बढ़ाते हैं डाइट में, तो कैंसर ऑन हो जाता है। जब एनिमल प्रोटीन को कम कर देते हैं, तो कैंसर ऑफ हो जाता है। तो हम अपनी इच्छा अनुसार शरीर में कैंसर बना सकते हैं और उसको ऑफ कर सकते हैं। और पिछली स्ट्रीम में हमने देखा था पार्ट 1 में कि 95% जो कैंसर, सिर्फ 5% कैंसर जो है वो जीन्स के कारण होता है, और 95% कैंसर जो है वो डाइट के कारण है। इसीलिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि डाइट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें दूर रहना है ताकि कैंसर ना हो। That the fat receptor CD36 is involved.
is that the risk of colorectal cancer from meat consumption increased from just doubling risk to octupling risk, multiplying the odds of getting cancer eightfold for those who carry a specific type of CD36 gene. So, is it time to give breast cancer patients, for example, a prescription for a low-fat diet? A cancer diagnosis is a teachable moment, if there ever was one, to motivate people to make changes to their lifestyle. But provision of evidence-based guidelines is essential, and you don't know until you put it to the test. A randomized, prospective, multi-center clinical trial to test the effect of a dietary intervention designed to reduce fat intake in women with resected early-stage breast cancer. तो वो कहते हैं कि अब हमें पता चल रहा है कि जो CD36 सेल्स हैं, ये एनिमल फैट से और पाम ऑयल में आने वाले फैट से ट्रिगर होते हैं। तो हम इसको टेस्ट करें कि देखें कि जो अगर लेडीज़ को 2 ग्रुप्स में बाँटा जाए और एक ग्रुप को इस तरह का हाई सैचुरेटेड एनिमल फैट वाली डाइट दी जाए, दूसरे को लो सैचुरेटेड डाइट दी जाए, तो क्या उनके ब्रेस्ट कैंसर के फैलने की जो प्रक्रिया है और जो रेट है, उसमें हम कोई कमी देखेंगे? तो उन्होंने कहा हमने जब ऐसी ही स्टडी देखी, तो हमने क्या पाया? इन सभी जो फीमेल्स थी, सबको अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर था। अब हमने एक ग्रुप को हाई सैचुरेटेड फैट दिया और दूसरे ग्रुप को लो सैचुरेटेड फैट दिया। तो हमने क्या पाया? Meaning the women had their breast cancer surgically removed and were praying it doesn't come back. The dietary intervention group dropped their fat intake from about 30% of calories down to 20% of calories, dropped saturated fat intake about 40%, and maintained that 40% lower intake after 1 year, 3 years, 5 years, and after approximately 5 years of follow-up. तो उन्होंने कहा जिन लेडीज़ ने लो सैचुरेटेड फैट किया, उन्होंने क्या किया? अपनी डाइट से 40% सैचुरेटेड फैट जो था वो निकाल दिया। 100% नहीं निकाला, 40% सैचुरेटेड फैट अपनी डाइट से कम किया। तो क्या पाया? उनको फिर अगले 5 साल तक फॉलो किया गया। और पाया कि उनके अंदर जो कैंसर वापस आने का जो रिस्क था, वो 24% कम था बिनिस्बत के उनके जिन्होंने अपनी डाइट में कोई चेंज नहीं किया। तो सिर्फ 40% जब उन्होंने सैचुरेटेड फैट यानी कि एनिमल से आने वाला फैट अपनी डाइट में कम किया, तो उनका कैंसर 24% उसपे कैंसर के वापस आने में कमी आई। तो एक भारी ह्यूज इम्प्रूवमेंट देखी गई सिर्फ पार्शियल डाइट चेंज करने से। तो आप सोच सकते हैं अगर उन्होंने 100% अपनी डाइट चेंज की होती, तो उनको और भी बहुत अधिक फ़ायदा पहुँचना था। The women in the dietary intervention group had a 24% lower risk of relapse, a 24% lower risk of the cancer coming back. That was the WINS study, the Women's Intervention Nutrition Study. Then there was the Women's Health Initiative study, where again, women were randomized to drop their fat intake down to about 20% of calories. And again, those in the dietary intervention group experienced increased breast cancer survival, meaning a dietary change may be able to influence breast cancer outcomes. And not only was breast cancer survival significantly greater, the women also experienced a reduction in heart disease and a reduction in diabetes as a little side bonus. तो कहते हैं कि फिर जब लेडीज़ ने अपनी डाइट में से 20% भी सैचुरेटेड फैट कम किया, तो उनको भी हमने पाया कि उनका कैंसर जो था, वो ज़्यादा दिन तक वो ज़िंदा रही और उनका कैंसर जो था, जल्दी से वापस नहीं आया। यानी कि जैसे ही हम सैचुरेटेड फैट यानी कि जानवरों से आने वाला जो फैट है, अपनी डाइट में कम करेंगे, हमें कैंसर में बहुत हेल्प मिलती है। ना सिर्फ इन लेडीज़ में कैंसर से हेल्प मिली, बल्कि इनको हार्ट डिज़ीज़ जो था उनका 30% हार्ट डिज़ीज़ बंद हो गया। किसी भी चीज़ से मरने वाले जो इनकी वो थी, वो भी ओवरऑल डेथ रेट जो था इनका बाकी बीमारियों से कम हो गया। और ध्यान रखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने 100% कट नहीं किया था। अगर 100% कट करते तो इट इज़ नो ब्रेनर कि उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता। सो इसका मतलब हमें जितने भी लोगों को कैंसर है, सबको ये करना चाहिए कि अपनी डाइट से
एनिमल प्रोडक्ट्स निकाल देने चाहिए। दूध, मीट, अंडा, मच्छी 100% निकाल देना चाहिए और फ्राइड फूड, स्नैक्स ये सब निकाल देने चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, जैसा हमने आज देखा 600% 600% तक हम अपना कैंसर से मरने का रिस्क बढ़ा देंगे सिर्फ डाइट में चेंजेस लाने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आज हमने यहाँ पे सीखी।